Hello, everyone. Welcome to the Change Maker Show, a show sponsored by Deltron Technologies and organized by Whiteboard Education and Research Foundation. The Change Maker Show is a platform where we invite industry leaders to share their expertise with the youth generation of India. So, today we all are going to talk about artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है अभी जो हर कोई बात करना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है। हम लेके आए हैं आज अपने एपिसोड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है इट विल रिप्लेस द ह्यूमन माइंड, इट विल रिप्लेस द फ्यूचर। सो आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। सो टुडे वी हैव इन द हाउस सुधांशु सक्सेना। हेलो सुधांशु, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म द चेंज मेकर शो। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। यू मोस्ट वेलकम। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आपकी एक्सपर्टीज इसमें काफ़ी लंबे टाइम से है। आई बिलीव यू आर हैविंग मोर देन 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। In total, like I have 17 years of experience, but yeah, for the past 13 plus years of experience, I've been active in this domain. ओके, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी कुछ टाइम पहले ही आया एंड यू आर हैविंग एक्सपीरियंस इन लाइक 17 इयर्स। सो इसके बारे में कैसे आप थोड़ा सा मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहेंगे? तो AI टॉपिक तो नया नहीं है। AI एक्चुअली बहुत पुराना टॉपिक है। 1950 से स्टार्ट हो चुका था AI का कॉन्सेप्ट। 1950s और 1950s में एक टेस्ट लॉन्च हुआ था, ट्यूरिंग टेस्ट करके। एलन ट्यूरिंग ने लॉन्च किया था और उस टेस्ट में उन्होंने बोला था कि आप एक मशीन से अगर आप बात कर रहे हैं, एक सपोज एक वॉल है, राइट, मेरे और आपके बीच में एक वॉल है और मैं यहाँ से क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ। उस समय टाइप ही होता था। तो आप क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं और कभी मेरे क्वेश्चन का आंसर ह्यूमन दे रहा है, कभी मेरे क्वेश्चन का आंसर मशीन दे रही है। और अगर मैं ये डिटरमिन नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे आंसर मशीन ने दिया या ह्यूमन ने दिया, तो वो मशीन एक AI डिवाइस कहलाएगी जो कि ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्ड कर सकती है। ठीक है। अब ह्यूमन का इवैल्यूएशन, जो इवॉल्वमेंट या ये कहेंगे कि जो उनका विकास हुआ है, वो एक लैंग्वेज की वजह से हुआ है। अगर लैंग्वेज हमारी मतलब पूरी लाइफ स्टाइल से हटा दी जाए तो हमारा जो जो डेवलपमेंट का रेट है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं AI में वो टेक्स्ट बेस पे ही हो रहे हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस को बोलते हैं हम। ह्यूमन का जो लैंग्वेज का बोलने का तरीका है उसको नेचुरल लैंग्वेज बोला जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ही सारे टेस्ट हो रहे हैं। तो जब पहला कॉन्सेप्ट आया 1950 में, वो भी नेचुरल लैंग्वेज पर ही था। तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें, प्रोसेसर बनने लगे, फिर धीरे धीरे हमने लॉजिक डेवलप किए, एंड और लॉजिक्स जो हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉजिक। उन लॉजिक्स के बेसिस पे हम लोगों ने मशीन को इफ एल्स की प्रोग्रामिंग बताना शुरू की और धीरे धीरे करके हमने उनको सारी चीज़ें सिखाना शुरू कर दिया एंड और नॉट के लॉजिक पे। तो आज जितनी भी आप AI की डिवाइसेस देखते हो या AI के सॉफ्टवेयर देखते हो, वो सिर्फ उसी लॉजिक पे बेस्ड हैं। इट्स जस्ट कि प्रोसेसिंग पावर अब इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है और डेटा हमारे पास इतना ज़्यादा आ गया है कि अब हम उसको लेवरेज कर सकते हैं। तो इसलिए AI का जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो हमें लास्ट कुछ लास्ट 10 साल में देखने को मिला है, बट AI कॉन्सेप्ट नया नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी काफ़ी सारे, अगर मैं ऑडियंस की भी बात करूँ या हमारे फ्रेंड्स की भी बात करूँ, हमारे सर्कल की बात करूँ, आप बीइंग अ एम्प्लॉय ऑफ एन आईटी फर्म, इवन हमें भी ऐसा लगता है कि या इट्स अ रिवॉल्यूशन इन लास्ट 10 इयर्स। 10 साल से शायद इसकी शुरुआत हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाला जनरेशन इज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ। आप मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और अप्लाइड डेटा साइंस, यू आर द फाउंडर ऑफ अप्लाइड डेटा साइंस। थोड़ा आप इसके बारे में बताएं, अप्लाइड डेटा साइंस क्या है, कैसे आपने शुरुआत की एंड व्हाट सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग टू द कम्युनिटी? तो बेसिकली मैं इनिशियली कभी भी AI डोमेन के बारे में सोचता नहीं था। बहुत सारी अलग अलग डोमेन्स में काम किया मैंने, नेटवर्किंग से लेके ITIL तक, और कुछ हद तक PMP लेवल तक भी काम कर चुका। बट एक बार आप जब टेक्निकल बन जाते हो ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आता जब तक आपको कोई टेक्निकल चीज़ें ना बता रहा हो। तो इनिशियली आई वाज फोर्स्ड इनटू एनालिटिक्स, राइट। तो जब मुझे बताया गया कि, तब मेरा बस कंसर्न ये था कि मेरे पैसे बढ़ जाएं, सैलरी बढ़ जाए किसी तरीके से, और मैं कुछ इस स्किल को अचीव कर सकूं। तो इनिशियली जब मैं पहुंचा इसमें और कुछ 1.5-2 साल काम करने के बाद मेरे पास एक इंटरव्यू का कॉल आया और उन्होंने बोला कि
आप क्या करते हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं एनालिटिक्स में जॉब करता हूँ। और उन्होंने बोला आप क्या करते हैं एनालिटिक्स में, मैंने उनको पूरा प्रोफाइल बताया अपना। तो उन्होंने कहा वो सब ठीक है, पर आप एनालिटिक्स में क्या करते हैं। और एक एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया, राइट, कुछ गलत हो गया। तो मैं सोचा कि यार क्या ऐसा क्या मैंने गलत बता दिया, मैं एनालिटिक्स में ही काम करता हूँ, बिकॉज आई बीन टोल्ड कि मैं एनालिटिक्स, क्योंकि मुझे पता नहीं था इससे पहले। तो मुझे समझ में आया कि कुछ और है जो मुझे नहीं पता है। और वो एक इंग्लिश में एक बहुत फेमस कहावत है कि डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। तो व्हाट यू डोंट नो, इसको ढूंढना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या ढूंढना है, तो गूगल भी आपको वही चीज का आंसर कर सकता है जिसका क्वेश्चन आपको पता हो। जब आपको क्वेश्चन ही नहीं पता है तो आप सर्च क्या करोगे। तो मैंने फिर थोड़ा सा अपने सीनियर से बात की, किसी को कुछ नहीं पता था, फिर कलीग से बात की। फिर एक दिन रैंडमली मुझे एक मेरे ऑफिस के एक सीनियर मिले, तो उनसे मेरी कुछ बात हुई एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एनालिटिक्स। तो मैं उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनता रहा कि मतलब ये कुछ ऐसा बताएं जो मुझे पता चले, कि कुछ तो ऐसा हो जो मुझे अब तक नहीं पता था। तो काफ़ी देर बात करते रहे, मैं उनसे बहुत नाइव क्वेश्चंस पूछता रहा। फिर 2-3 बार उन्होंने कुछ टूल्स का जिक्र किया। वो एक पहला मेरा एनकाउंटर था एनालिटिक्स से। वो जो टूल्स मुझे मिले, तो मैंने उनसे ढूंढना शुरू किया कि इन टूल से क्या किया जाता है। फिर करते 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 उस समय पे जब मैं इस डोमेन में मतलब ढूंढ रहा था, तो मुझे बिग डेटा के बारे में पता चला। और ये बात किस टाइम की है? ये तकरीबन 2013 के आसपास की बात बैक इन 2013। 2013। सो मुझे पता चला बिग डेटा के बारे में कि बिग डेटा कुछ होता है। तो उस समय एक बूम आया हुआ था कि बिग डेटा बिग डेटा। तो मैंने अपना जो भी मेरी सेविंग्स थी मैंने लगा के बिग डेटा पढ़ा। एंड देन एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने अपने घर पे पूरा एक हडूप का सिस्टम बना के, बहुत सारे पैसे खर्च करके, मैंने जो एसक्यूएल में क्वेरीज लोग फायर करते थे और 8-9 घंटे लेती थी वो क्वेरीज, एक बार फायर करने के बाद जाते थे और ऑफिस से चले जाते थे, अगले दिन आते थे तो क्वेरी का रिजल्ट आता था। इतनी हैवी क्वेरीज थी। उसका रिजल्ट मैंने 20 मिनट्स में ला दिया। तो मुझे समझ में आया कि यार कुछ तो ऐसा है जो मेरे ऑफिस वालों को भी नहीं पता है एनालिटिक्स में काम करने के बावजूद, और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है वो। ढूंढते ढूंढते काफ़ी चीज़ें करते करते एक टाइम के बाद ऐसा आ गया कि मैं ढूंढ रहा हूँ। ऑफिस मेरा कुछ 10 घंटे का हुआ करता था, लौटते 11-12 घंटे हो जाते थे, और उसके बाद में पढ़ने बैठता था। तो आई वॉज सो टायर्ड कि नहीं हो पाता था। मतलब आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और आप पढ़ नहीं पा रहे हो। तो मुझे लगा कि एक टाइम पे मेरा वो जो ईगरनेस थी एनालिटिक्स की, वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं सोचता था कि यार मतलब मैं आज ऑफिस ना जाऊँ। कितने दिन मैंने छुट्टी करके वो पढ़ने की कोशिश की, पर एक टाइम पे वो इतनी ज़्यादा मेरी थर्स्ट बढ़ गई थी एनालिटिक्स के लिए कि मैंने अपनी जॉब क्विट करके 10 महीने कुछ मैंने सिर्फ पढ़ाई की है एनालिटिक्स के बारे में। और कुछ 1 महीना मुझे लग गया ये समझने के लिए कि मुझे पढ़ना क्या है। तो स्टार्ट हुआ फिर स्टैटिस्टिक्स से। मतलब हर चीज़ जो भी मैं देख रहा था वो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स पे पहुंच जाती थी। तो मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ना शुरू किया, और फिर उसके बाद ऑटोमेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं, जो एआई का पार्ट है। धीरे धीरे मैं मशीन लर्निंग पे पहुंचा, फिर मैं डेटा साइंस पे पहुंच गया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये एक बहुत बड़ी चीज़ का पार्ट है जिसको हम एआई बोलते हैं। तो मुझे लगा कि यार ये जो मैं 10 महीने मैंने पढ़ा है, अगर मुझे इसको किसी को 1 महीने में बताना हो, या मुझे किसी को स्टेप बाय स्टेप बताना हो, क्योंकि नॉलेज तो हर जगह है ना। मतलब टू मच ऑफ नॉलेज इज, टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नो इन्फॉर्मेशन बेसिकली। तो यूट्यूब पे अगर आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालोगे आपको 5000 वीडियोस दिखेंगे। तो उस समय पे कुछ नहीं था। उस समय पे सिर्फ वाइट पेपर्स आते थे, पीडीएफ्स मिलती थी, और उन पीडीएफ को पढ़ना और ये समझना कि आपके काम की भी है कि नहीं, उसमें भी आधा दिन लग जाता था। तो आई स्टार्टेड यू नो, जब मुझे काफ़ी कुछ मैंने पढ़ लिया, कुछ मुझे लगा कि अब मैं नाउ आई एम रीच टू 70% 80% ऑफ इट, आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज। एंड देन आई रियलाइज कि जो इंटरव्यू ले रहा है ना वो भी गूगल से पढ़ के मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मशीन लर्निंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो मुझे लगा कि यार जब ये कंपनी क्लेम कर रही है कि इनको हायर करना है एक एनालिटिक्स का बंदा, और इनको खुद नहीं पता है कि इनको क्या करवाना है, तो मेरी तो कुछ ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी इस कंपनी में, क्योंकि मुझे तो चैलेंज चाहिए अगर मुझे ग्रो करना है तो। और ये बात मैं बहुत पहले समझ गया था कि स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री मैटर नहीं करती है आपकी, स्किल ज़्यादा मैटर करते हैं। आप आईआईटी से हो, आईएम से हो, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू तब भी क्लियर नहीं होता है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, जॉब नहीं मिलती। बीइंग फ्रॉम आईआईटी और आईएम्स ऑल्सो। क्यों? क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि उनके पास स्किल्स क्या है।
और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको अलाउ नहीं करता है लेटेस्ट स्किल सीखने के लिए। किसी भी तरीके से आप किसी भी करिकुलम में आपको लेटेस्ट स्किल नहीं मिलेगा। आज एआई का हाइप आए हुए 3 साल हो चुके हैं, अब स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया है हमने, वो 3 साल बाद 4 साल बाद निकलेंगे, तब तक एआई ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका होगा, फिर वो बच्चे क्या करेंगे? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आई स्टार्टेड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया में जो ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप हमको एक डेमो दीजिए, कुछ 1 घंटे का, कि आप क्या पढ़ा सकते हैं। तो मैंने उनको एक डेमो दिया और मेरा डेमो ख़त्म, जो एक्चुअली मैंने डेमो दिया था वो 2 लोगों को देना था। एंड दे हैव कॉल्ड देयर वीपीज एसवीपीज कि आप इस बंदे का डेमो देखो। एंड देन मैंने उनका एसवीपी की तरफ से रिकमेंडेशन आया कि मुझे बंदा टीम में चाहिए पढ़ाने के लिए। सो पढ़ाना इज द सेकंड बेस्ट थिंग आई कैन डू। ये हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं किसी एडटेक कंपनी? ये उस समय एडटेक कंपनी थी। हाँ, तो लोग क्लासरूम से शुरू करके ऑनलाइन पे गए थे, मैंने ऑनलाइन से स्टार्ट किया था पहले पढ़ाना। तो मैं वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जॉब तो नहीं कर पाऊँगा ऐसी कंपनी में जहाँ पे लोगों को पता नहीं कि करना क्या है, तो मेरा स्किल तो ग्रो हो नहीं पाएगा। तो मैंने फिर थोड़ा वेट किया एंड देन मुझे कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि हमारे एसवीपी का रिकमेंडेशन आया कि आपको बैचेस दिए जाएं। तो वो उनके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया, एक बैच पढ़ाया मैंने, तो मेरा 4.7 का एवरेज था आउट ऑफ 5। तो वो लोग ये देख के सरप्राइज हो गए कि उनके जो ट्रेनर्स हैं वो उनका हाईएस्ट मेरे एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो वो बोले कि हम आपको और बैचेस देंगे। तो फिर मैं बैचेस लेने के लगा, फिर काफ़ी टाइम मैंने बैचेस लिए एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग कॉर्पोरेट्स। फिर B2C में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस आने लगे, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं तब तक पढ़ाता हूँ जब तक बच्चे को समझ में ना आ जाए। लैंग्वेज मेरी एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। जैसे मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में क्या अंतर है, राइट? तो लोग बोलेंगे कि मतलब व्हाट पीपल एक्सपेक्ट। मैं 17 ईयर्स एक्सपीरियंस, मैं बोलूँगा कि यार ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होना चाहिए, प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, और आपकी जो कस्टमर की स्टिकीनेस है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो ज़्यादा होनी चाहिए, कस्टमर आपके साथ ज़्यादा टाइम तक रहे, ज़्यादा सर्विसेज। मैं उनको सिर्फ इतना बोलता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में डॉलर का फ़र्क है। आप स्टैटिस्टिक्स से जब पैसे कमाना सीख जाते हो तो आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स करने लगे। और ये बात ना लोगों को क्लिक कर जाती है मेरे पढ़ाने में, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। पैसे कैसे कमा सकते हो आप स्टैटिस्टिक्स से? कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, ऑफ कोर्स कस्टमर ज़्यादा पैसे देके जाएगा आपको, ज़्यादा सर्विसेज लेगा, ज़्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन स्कोर रहेगा, ज़्यादा रिकमेंडेशन आ जाएंगे। तो ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका था ना, लोगों को बहुत पसंद आने लगा। तो मुझे बहुत सारे इसमें कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने लगे कि आपके जो लेक्चर्स हैं वो MIT के लेक्चर से बेटर है। तो मुझे लगता था कि यार ये तो सही चीज़ है, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे जब मैं पढ़ाता हूँ लोगों को तो यू कैन सी दैट सेटिस्फेक्शन ऑन पीपल्स फेस कि यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, वी अंडरस्टूड इट वेरी इजीली। तो आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग दिस जर्नी एंड देन आई लॉन्च्ड अप्लाइड डेटा स्कूल, जहाँ पे मैं लोगों को डेटा साइंस के बारे में स्क्रैच से पढ़ाते हैं या AI के बारे में। और मैं बहुत सारी कंपनीज के लिए कंसल्टिंग भी करता हूँ कि मतलब अगर आप अभी AI में सोचोगे कि कितनी टेक्नोलॉजी है, 2000 टेक्नोलॉजी है, आपकी कंपनी के लिए क्या है? हाँ, हर रोज नया चीज आ रही है ना। तो आपकी कंपनी के लिए क्या है? आपकी कंपनी के लिए वो 2000 जो लिस्ट है उसमें से, और हर टेक्नोलॉजी को करने के लिए 4-5 तरीके हैं। तो आपकी कंपनी के लिए बेस्ट क्या रहेगा, ये मैं उनको बताता हूँ। अब इंडिया में थोड़ा कंसल्टिंग का कल्चर ऐसा है कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन भी कर दो इस चीज़ पे, तो वो कंसल्टिंग धीरे धीरे ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो आई डू कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग बोथ। आई ट्रेन ऑर्गेनाइजेशंस, आई डू कंसल्टिंग फॉर देम, आई टेल देम कि क्या फीजिबिलिटी है आपके लिए और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, आप चूज़ कर लो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, एंड देन आई ट्रेन देयर एम्प्लॉयज़ टू डू द सेम थिंग। तो बेसिकली कंपनीज को AI में इनेबल करने के लिए आई फाउंडेड दिस अप्लाइड डेटा स्कूल। नाइस टू नो दैट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हर कंपनी में इसकी डिमांड है। अगर मैं बात करूं किसी भी वर्टिकल की, वेदर इट इज IT कंपनी और दिस इज समथिंग FMCG और किसी भी वर्टिकल की मैं बात करूं, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीड है। और जब आपने बताया कि यू आर प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग प्लस ट्रेनिंग,
तो क्या आपने कुछ ऐसे बैरियर लगा रखे हैं या यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रायोरिटी कि नहीं आई विल जस्ट गो विद द आईटी कंपनीज और मे बी एफएमसीजी कंपनी सो डू यू और यू आर ओपन फॉर एवरीवन Open for everything. So from FMCG to consulting, from telecom to banking sector, Yes. from consulting organization to manufacturing units, मैंने कुछ 125 corporates में बैचेस लिए हुए हैं, ट्रेनिंग और कंसल्टिंग दोनों की हुई है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में तो मैंने मतलब इतने बैचेस लिए, उनकी पूरी पूरी वर्कफोर्स को ट्रेन कर दिया मैंने. कुछ 40 बैचेस लिए हुए हैं, एक एक मतलब हर वीक एक बैच आ रहा है और पूरे ईयर में आपके पास इतने बैचेस आ रहे हैं कि नॉन स्टॉप बैचेस. तो उनकी पूरी पूरी वर्कफोर्स को मैंने ट्रेन किया हुआ है. स्पेशली जो कंपनीज को ये थोड़ा सा उनको लगता है कि सबसे नीचे वाली लेयर को हमें सबसे पहले ट्रेन करना चाहिए. तो वो उनका एक मिथ है. तो वो सबसे पहले उनको ट्रेन करते हैं, बट आपके जो लीडर्स हैं ना उनको सबसे पहले ट्रेन. तो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है, तो दे ट्रेन द लीडर्स फर्स्ट. तो वो लीडर जब समझ जाते हैं कि क्या है टेक्नोलॉजी, तो दे स्टार्ट पुशिंग देम टू फाइंडिंग आउट द राइट थिंग एंड देन पुशिंग इट टू द लोअर टीम्स. तो मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेशर्स टू ऑल द वे टू सीएक्सओ लेवल, ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी वर्टिकल जहाँ पर भी डेटा है और डेटा यूज होता है, मैंने वहाँ तक पढ़ाया हुआ है. आई जस्ट वांट टू शेयर दिस वन केस स्टडी. सो एक बियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट. सो उनके कुछ if I'm not wrong, उनके कुछ 58 ब्रांड्स हैं. Okay. और उनमें से कुछ 36 ब्रांड इंडिया में चलते हैं. आई एम नॉट पिकिंग अप द नेम हियर, बट वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से अपना बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं. मैं क्या आपको एग्जांपल देता हूँ, राइट. सपोज एक बियर की बॉटल 100 रुपीज़ की है, ठीक है. अगर अब हमको पता है कि बियर जो है इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सम क्रॉप्स, ठीक है. तो अब अगर किसी कंट्री में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, वहाँ की क्रॉप तबाह हो गई, वहाँ की क्रॉप जो है वो जिसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है. तो क्या आप बियर की सेम बॉटल के लिए 100 की जगह 120 रुपीज़ पे करना पसंद करेंगे? प्रॉब्ली नहीं. वो कंपनी की रेपुटेशन के लिए भी अच्छा नहीं है. तो वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ 10 या 12 कंट्रीज हैं, और उन 10-12 कंट्रीज में वो प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन वेदर कंडीशंस. सो सपोज मैं बार्ले मंगा रहा हूँ बियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिलीपींस से, और फिलीपींस में अगर बाढ़ आ गई तो फिलीपींस में कॉस्ट ऑफ बार्ले क्या हो जाएगा, ठीक है. तो अगर मैं वहाँ से 13% इम्पोर्ट करता हूँ बार्ले, तो मैं वहाँ से सिर्फ 7% इम्पोर्ट करूँगा, बाकी मैं कहीं और से इम्पोर्ट करूँगा जहाँ पे मेरी प्राइस कम रहेगी. मे बी बाली से, मे बी इंडोनेशिया से, या सब किसी अदर कंट्री से, या इंडिया से फॉर दैट मैटर. तो वो लोग ये प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं फॉर ईयर ऑन ईयर कि अगले 3 महीने में मुझे कितनी क्रॉप वहाँ से मिल सकती है और कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है. क्या मैं वहाँ से अगर बम्पर क्रॉप हो चुकी है वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा फसल हो गई बार्ले की, तो अगर वो कम कर दें तो मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मुझे बियर की बॉटल की कॉस्ट सेम रखनी है. प्रॉफिट मैं कहाँ कमा सकता हूँ, जब मेरा मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट नीचे आ जाए. तो इमेजिन एक बियर बनाने वाली कंपनी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके प्रॉफिट कमा सकती है, तो आईटी कंपनी में तो हजारों यूज केसेस हैं. आपने जो स्टोरी बताई इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा मेरी तरफ से कि आपने बताया अभी बियर की कंपनी है प्रोडक्शन. सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट प्रेडिक्शन. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से मार्केट में है, बहुत सी चीज़ों पे हम प्रिडिक्शन करने लगे हैं, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कुछ बड़े एग्जांपल मैं आपको बताऊं. आज के टाइम पे अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, क्रिकेट में कौन जीतेगा, हम इसके ऊपर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड हो रहा है. शेयर मार्केट, बहुत से लोगों ने ऐसे ऐप्स बना दिए हैं मार्केट में कि शेयर मार्केट कितना ऊपर जाएगा या हाउ इट विल गो डाउन, बाय व्हाट टाइम इट विल गो डाउन. इवन आज का टाइम पे इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन कौन जीतेगा ये भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर करने की. सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जो प्रेडिक्शन रेशियो है, बीइंग एक्सपर्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट यू सजेस्ट, ये प्रेडिक्शन किस परसेंटेज तक आप कहते हैं कि ये प्रेडिक्ट कर सकता है? एक्यूरेसी क्या होगी? मे बी 100%, 80%, 70%, 50%, हाउ? तो इसको ना समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और बहुत अच्छे मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं. मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट करने का मतलब क्या होता है. सी, मैं आपसे अगर एक सिंपल पूछूं आज से 20 साल पहले कि हु कैन प्रेडिक्ट योर फ्यूचर, तो आप बोलोगे गॉड कैन प्रेडिक्ट योर फ्यूचर, राइट. नाउ अगर आप ये बोल रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन प्रेडिक्ट योर फ्यूचर, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गॉड हो गया? राइट. तो
जो हम पहले तो हम जो प्रिडिक्शन बात करते हैं वो समझ लेते हैं प्रिडिक्शन की क्या है प्रिडिक्शन. सपोज मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि से सपोज यू नीड टू कैच अ फ्लाइट, ठीक है, और 10:30 AM, ठीक है, और आप कुछ 7:30 बजे निकले अपने घर से और आपने गूगल मैप पे डाला कि कितना टाइम लगेगा आपको एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, और वो बताता है कि आप 9:25 पे पहुंच जाओगे, योर एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, राइट. और आपने देखा होगा कि गूगल का जो टाइमिंग है वो कुछ 100% एक्यूरेट होता है कई जगह. 99% तो एक्यूरेट होता ही है. आपने उसने बोला 9:25 पहुंचोगे, आप 9:25 ही पहुंचते हो, राइट. तो क्या गूगल हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पा रहा है? राइट. बट गूगल जो बोल रहा है वो तो हो ही रहा है ना. अगर मैं एक ज्योतिषी होता और मैं बोलता कि आज से अभी अगर आप निकलोगे तो 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे, नो मैटर व्हाट, और आप अगर पहुंच जाते तो आप वहां से मुझे प्रणाम भेजते कि सर क्या बताया आपने. ठीक है. पर तो वो प्रेडिक्शन हम मानते हैं, पर मशीन लर्निंग का प्रेडिक्शन क्यों नहीं मानते? तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मशीन लर्निंग कर क्या रहा है. तो मशीन लर्निंग सेज कि इफ एवरीथिंग कीप्स ऑन हैपनिंग द सेम वे इट इज हैपनिंग, योर एस्टिमेटेड टाइम टू रीच एयरपोर्ट इज 9:25, व्हिच मींस कि मशीन लर्निंग बोल रहा है कि अगर सब कुछ वैसे ही चलता रहे जैसा अभी चल रहा है तो आप 9:25 पे पहुंच जाओगे एयरपोर्ट. तो मशीन लर्निंग क्या कर रहा है? मोस्ट प्रोबेबल आउटकम कैलकुलेट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी कि आपके एयरपोर्ट पहुंचने में 120 मिनट लगेंगे, 88% चांसेस हैं. आपके एयरपोर्ट पहुंचने में 150 मिनट लगेंगे, 90% चांसेस हैं. 300 मिनट लगेंगे, 95% चांसेस है. 400 मिनट लगेंगे, 99% चांसेस है. और 99.99% चांसेस ये हैं कि आप 6 घंटे में पहुंच जाओगे. तो अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है कि आप 120 मिनट, 88% प्रोबेबिलिटी. तो गूगल क्या करता है? मोस्ट प्रोबेबल आउटकम बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, बेस्ड ऑन द रेशियो, टाइम, डिस्टेंस, वो सब कैलकुलेट करके आपको बताता है कि मोस्ट प्रोबेबल आउटकम क्या है आपके एयरपोर्ट पहुंचने के लिए. और सरप्राइजिंगली मोस्ट प्रोबेबल आउटकम मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूचर होता है, राइट. तो जब हम बोलते हैं कि मशीन लर्निंग हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पा रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबल आउटकम प्रेडिक्ट करता है. तो वो ये तो बोल सकता है कि आप 7:25 निकलोगे और 9:25 पहुंच जाओगे, ठीक है. बट जब उसको वो ये नहीं बता सकता कि आप जब निकले हो तब एक ट्रक खराब हो गया है रास्ते में और उसकी वजह से जाम लगेगा, ठीक है. अगर वो ये बताना शुरू कर देगा जिस दिन, उस दिन वो भगवान के बराबर ही हो जाएगा, राइट. वो नहीं बता सकता. रहे हो, आपके निकलने से पहले मैं बता दूं कि अभी वहां ट्रक खराब होने वाला है या फिर ट्रक खराब होने वाला है. करेक्ट. सो 100% एक्यूरेसी डेफिनेटली वी कैन नॉट काउंट. करेक्ट, राइट. तो फिर दूसरा लोग ये पूछते हैं कि अगर एआई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाता है तो कोरोना को क्यों नहीं प्रेडिक्ट किया, राइट. तो एआई का जो डेफिनेशन है ना उसमें वो क्या करता है कि पैटर्न प्रेडिक्ट करता है, बेसिकली पास्ट पैटर्न. सो एआई इज बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न्स. अगर पास्ट में कोई पैटर्न नहीं हुआ है वैसा तो एआई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा. तो एआई अगर आपका स्टॉक प्रेडिक्ट कर रहा है तो वो पहले तो ये सीखता है कि स्टॉक पैटर्न्स, पूरा पैटर्न, हाँ, पैटर्न समझते हैं और उस पैटर्न के बेस पे प्रेडिक्शन बताता है आपको विद सम एरर. तो वो एरर, अब एरर वो कितना हो सकता है? वो एरर 0.1% भी हो सकता है और वो एरर 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है. तो वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है. अब रही बात स्टॉक प्रेडिक्ट करने की, तो अगर आप मार्केट के इमोशंस, आपके पास अगर डेटा है, सही डेटा है, राइट, तो सही डेटा का सारा खेल है. एआई में सारा खेल जो है वो सही डेटा है. अगर आपके पास सही सेंटिमेंट है लोगों के, अगर आपके पास सही लोगों की व्हाट डू यू कॉल की परचेसिंग पावर की इंफॉर्मेशन है, अगर आपको लोगों को पता है लोगों का इंटरेस्ट किस में है, अगर आपके पास ये सही डेटा है तो आप स्टॉक की प्राइस भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाते हो. लेकिन जो मोस्टली आजकल ऐप चल रही हैं जो एआई के बेस पे बोलती हैं कि हम आपको करा रहे हैं, वो मोस्टली फ्रॉड है. मोस्टली फ्रॉड का मतलब है कि मतलब मैं ये नहीं बोलता कि वो सही प्रेडिक्ट करेंगे. वो कुछ टाइम तक आपको सही प्रेडिक्शन देंगे, फिर कुछ टाइम तक किसी और को सही प्रेडिक्शन देंगे, फिर ऐसे करके वो आपका एवरेज आउट वहीं हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज फिर हर आदमी अमीर हो जाएगा और किसी का प्रॉफिट किसी का गेन होता है. तो हर आदमी प्रॉफिट में नहीं जा सकता स्टॉक मार्केट में. तो अगर आपको लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट करके कोई ऐप बता रही है तो वो कुछ टाइम के लिए है, हर समय नहीं हो सकता. So can we rely on the prediction of artificial intelligence in terms of stock market? I really wanted to know. मुझे बहुत इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में. राइट. तो कुछ हद तक कर सकते हैं, पर क्योंकि देखिए मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, मार्केट का सेंटिमेंट जो है ना वो मैनिपुलेटिव होता है.
आज अगर मेरे पास सपोज कुछ 25 वेबसाइट है, से मैं ही चला रहा हूँ सारी न्यूज़ वेबसाइट, और मैंने बता दिया कि एक कंपनी में एक बैंक में कुछ घोटाला हुआ है, धीरे धीरे ना लोग उस झूठ को भी पिक करके ना उसको हाइप कर देंगे। ये बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो जब उसको हाइप कर देंगे तो लोगों का सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा, उस शेयर के प्राइस गिर सकते हैं, ठीक है, वेदर वो खबर सच हो या नहीं हो, राइट। तो जब तक आप न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वही टियर 2 में कोई बंदा पढ़ रहा है, सेम सोर्स है उसके पास, टियर 3 में भी वही बंदा पढ़ रहा है, तो जो इम्पैक्ट है वो पैन इंडिया लेवल पे पढ़ रहा है। तो अगर आप वो सेंटिमेंट पिक करके, राइट, अगर आप पहले तो न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी आप कर लो, न्यूज़ ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके पास क्या होगा, दूसरा न्यूज़ चैनल आप देखोगे जो ऑथेंटिकेट बताएगा, अगर वो भी मैनिपुलेटिव है तो फिर आप उसकी न्यूज़ की सेंटिमेंट और न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी जब आप नहीं कैच कर सकते तो एआई का प्रेडिक्शन जो है वो बहुत हद तक रॉन्ग हो सकता है। तो पूरी तरीके से रिलाई करना वो नहीं पॉसिबल है। और एक बात और ये समझनी चाहिए हमें कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा है एल्गोरिथम जो स्टॉक प्रेडिक्ट कर सकता है तो मुझे ऐप बनाने की जरूरत नहीं है। Okay. मैं खुद ही right. मुझे 100 रुपए दो आप, मैं 1 महीने में उसको 1 करोड़ करके दिखा दूँ। देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग एन ऐप। ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने। ठीक है, सो सुधांशु, हमने बहुत चीज़ों के बारे में समझा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बट मैं थोड़ा इसमें एक डिटेल में आपसे समझना चाहूँगा व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कई पैटर्न ऐसा है, कई स्टूडेंट, हम कई सारे सेमिनार और वेबिनार्स में भी हमने देखा है, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, दे आर स्टिल इंटरेस्टेड टू do the course of like website development, website designing and जो हमारे टाइम का पैटर्न चलता आ रहा था उस टाइम से अब तक। So how artificial intelligence is totally different from the traditional programming language? How is different? हमारा पहले तो मिसकंसेप्शन ये है कि एआई सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एआई एक स्किल सेट है, राइट। उसमें एआई में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसमें स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड होता है, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट, रोबोटिक्स भी एक पार्ट है एआई का। तो एआई जो है वो, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, राइट। एआई इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, राइट, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। नाउ आर्टिफिशियल हमको सबको पता है, राइट, एनीथिंग व्हिच इज मैन मेड इज आर्टिफिशियल, राइट। इंटेलिजेंस क्या, इंटेलिजेंस को कैसे आप डिफाइन करोगे? नाउ मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि इंटेलिजेंट कौन कौन से एनिमल इंटेलिजेंट होते हैं, राइट। तो आप बोलोगे डॉल्फिन, डॉग, एलिफेंट, पैरट, राइट, कैट। नाउ अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एक छोटा सा चींटी है ना, वो भी इंटेलिजेंट इतना है कि उसको पता है कि खाना कहाँ से ढूंढना है, वापस अपने घर कैसे जाना है, रिप्रोडक्शन कैसे करना है, अपने आप को सेव कैसे करना है, हाइबरनेशन कैसे करना है, अपनी कम्युनिटी में देखभाल कैसे करनी है, उसको सब पता है। वो अपनी इंटेलिजेंट, वो खुद इंटेलिजेंट है अपनी स्पीशीज के लिए। बट स्टिल आप डॉग को इंटेलिजेंट बोलते हो, एलिफेंट को इंटेलिजेंट या डॉल्फिन को, क्योंकि आप वो एनिमल्स दे कोलैबोरेट विद ह्यूमन, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक ह्यूमंस। और क्योंकि वो ह्यूमन के साथ की तरह बिहेव करने लगते हैं, आप उनको इंटेलिजेंट बोलने लगते हो, राइट। तो कुछ भी ह्यूमन की तरह अगर काम करना शुरू कर देगा ना तो हम उसको इंटेलिजेंट बोलने लगते हैं। हम मंकीज आर इंटेलिजेंट, ओरंगुटैन आर इंटेलिजेंट। तो अब कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ह्यूमन की तरह कुछ भी अगर बनाओगे आप, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने बनाया वो ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको, तो आप उसको बोलोगे इंटेलिजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कोई चीज इंटेलिजेंट ह्यूमन की तरह बनाई जा सकती है क्या? मुझे अगर मैं आप सोचो कि आप बिल्कुल एक लोन स्ट्रीट पे खड़े हो, राइट, और एक कुत्ता आ रहा है सामने से, राइट, इट लुक्स वेरी डेंजरस। तो अगर 20 लोग वहां पे होंगे ना उस सिचुएशन में, तो 20 तरीके का बिहेव करेंगे, ठीक है। आप जा रहे हो, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपने देखा कोई बच्चा जो है वो रो रहा है सड़क पे खड़ा हुआ, आप सोचोगे यार कि मैं इसको कहीं पहुंचा दूं। आपका लॉजिक साइंस क्या कह रहा है कि आपको ऑफिस पहुंचना है जल्दी, बट आपका ह्यूमन सेंस क्या कह रहा है कि यार इस बच्चे को कुछ हेल्प की जरूरत है, मुझे रुकना चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन की इंटेलिजेंस को ना, हमेशा ह्यूमन की इंटेलिजेंस में बायस होते हैं, बट जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजाइन करते हैं ना तो हम उसमें से बायस हटा देते हैं, ठीक है। मैं एक ट्रैफिक पुलिस मैन हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरा रेड लाइट हो गई है, मेरा एक फ्रेंड क्रॉस कर रहा है, मैं उसको बोल देता हूँ अरे तू निकल जा। मशीन बायस नहीं होती। मशीन, सिंपलेस्ट मशीन क्या देख सकते हो, एक नाइफ क्या करता है कि आपका जो प्रेशर है उसको मिनिमाइज कर देता है। अगर आप मैं ऐसे हाथ मारूंगा तो शायद ये मेज नहीं कटेगी, बट इस एज को अगर मैं शार्पन कर दूंगा तो जो प्रेशर इतने एरिया पे पड़ रहा था, अगर वो कम एरिया में पड़ने लगेगा तो कट जाएगा, सही।
तो सिंपलेस्ट मशीन एक नाइफ है जो प्रेशर को मैक्सिमाइज कर देती है एरिया रिड्यूस करके, राइट? वो मशीन, एक सिंपल मशीन, वो भी बायस नहीं होती है। वो आपके जितने प्यार से आपकी वेजिटेबल काटेगी, फ्रूट काटेगी, उतने प्यार से आपका हाथ भी काट देगी। मशीन बायस नहीं होती। तो हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थ्राइव करते हैं या हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम ऐसी मशीन बनाने की कोशिश करते हैं कि जो बायस ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये बाकी चीज़ों से कैसे डिफरेंट है? तो एआई लैंग्वेज नहीं है, एआई एक स्किल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। प्रोग्रामिंग इंक्लूड होती है, कंप्यूटर्स की एबिलिटी इंक्लूड होती है कंप्यूट करने के लिए, मैथमेटिकल लॉजिक लगते हैं बहुत सारे। तो जब आप उनको कंबाइन करते हो ना, देन यू गेट अ डिवाइस विच कैन एक्चुअली थिंक, रिस्पॉन्ड एंड behave. So this is, I think this is your question, right? What Yes. AI is all about. So AI is not one thing, it's a combination of multiple things. तो आप probability लगाते हो, आप linear algebra लगाते हो, आप statistics लगाते हो, आप programming उसमें Python की, R की या किसी भी एक programming language attach करते हो, plus computation power लगाते हो, plus human logic लगाते हो, तब वो एक AI का सॉफ्टवेयर या डिवाइस तैयार होती है जो ह्यूमन की जैसे बिहेव करने लगती है। सुधांशु, अभी आपने बात की स्किल्स के बारे में और कॉलेज के बारे में। आईआईटी का नाम लिया आपने, आईआईएम का नाम लिया आपने। डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट आईआईटी, हमारे दिमाग में इंजीनियरिंग सबसे पहले आता है, और व्हेन वी टॉक अबाउट आईआईएम, हमारे दिमाग में मैनेजमेंट, इट कम्स इन आवर माइंड। तो you are also an engineer and I'm also an engineer. I'm 2013 pass out and I believe आप 2005 pass out. तो हम थोड़ा सा अब बात करेंगे स्किल्स के बारे में और कॉलेज के बारे में। तो शुरुआत करते हैं पहले आपकी कॉलेज जर्नी से। कैसी रही आपकी कॉलेज जर्नी? इंजीनियरिंग कॉलेज की कहानी, मैं सारी बातें नहीं जानना चाहूँगा, बट हाँ, कैसा था? कॉलेज में ना, मतलब जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो एक अलग सेंस था। मतलब मैं बहुत मतलब क्या बोलेंगे उसको, क्रिएटिव चीज़ें करना चाहता था। मुझे लीग पे चलने की आदत नहीं है, मतलब मुझे टाइम से। हाँ, कॉलेज टाइम से। तो मुझे वो नहीं करना जो सब कर रहे हैं, मुझे कुछ अलग करना है, ठीक है। और तो कॉलेज में ना मैं कभी पढ़ नहीं, मतलब आई वॉज वेरी, मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ बहुत। कभी मुझे लॉजिक समझ में नहीं आते थे, मुझे सिर्फ समझ में आती थी फिजिक्स इसलिए समझ में आती थी क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मुझे किसी ने बताया सरफेस टेंशन से सुई तैर जाती है, मैंने करके देख लिया। कि किसी ने मुझे बताया कि अगर आप ऐसे कॉपर वायर को बनाओगे और उसमें करंट पास करोगे तो मैग्नेट बन जाएगा, राइट, और मोटर चलने लगेगा। मैंने करके देख लिया, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि H2O अगर आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आपकी लाइफ पे क्या चेंज होने वाला है, राइट। पर मुझे मैथ्स में और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे समझ में आता है ये चीज़ कि आप प्रोबेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट है, या फिजिक्स में अगर आप कुछ चेक कर रहे हो तो उसका क्या इम्पैक्ट है। तो मेरे मार्क्स तो बहुत ख़राब आते थे, राइट। मैं तो कितनी बार फेल भी हुआ हूँ सब्जेक्ट्स में लेकिन मेरा ये था कि मुझे जब मैं बाहर निकलूँगा तो मेरा ये नहीं था कि मैं सोचा मुझे जॉब क्यों मिलेगी, मतलब क्यों, मैंने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है जो मैं पढ़ रहा हूँ। अभी आप सोचो कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई बुक 20 साल पुरानी लिखी हुई है, कोई बिल्कुल 25 साल पुरानी लिखी हुई है, कोई 18 साल। जब मेरे पास काम खत्म हो जाएगा तब मैं एक बुक लिखूंगा। आप सोचो एआई पे, ठीक है, वो बुक कॉलेज में पढ़ाई जाएगी, वो बच्चे, वो बुक में भी आप सारी चीजें नहीं लिख सकते। एक टाइम था जब ट्रेंड चेंज होने में 20-20 साल लगते थे, ठीक है, कि लोग जावा पढ़ रहे हैं और डॉटनेट में आने में उनको 20 साल 15 साल लग गए। एक स्किल सीखते थे लोग 15-15 साल निकाल देते थे। मैं ये देख रहा हूँ कि ये 15 साल कब 10 साल हुए, 7 साल हुए, 3 साल हुए, 1 साल हुआ, और अब 6 महीने, और अब 3 महीने। 3 महीने में ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आप जो पढ़ रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट है मार्केट में, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज। तो जो आप पढ़ रहे हो ना वो काम नहीं आने वाला है, जो आप समझ गए हो ना वो काम आने वाला है, राइट। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, बहुत सारे कॉलेज में आपने यही क्वेश्चन था कि जो लोग वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, हाँ, मतलब मैं कॉलेज के बारे में अभी तो नॉर्मली आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपकी जर्नी कैसी थी, तो जर्नी क्या सबसे इंटरेस्टिंग था आपके लिए कॉलेज में? तो मेरे लिए बड़ा अजीब सा था। 2006 में मैं जॉब करने के लिए जब मार्केट में आया तो रिसेशन हिट कर चुका था धीरे धीरे। वो 2008 वाला जब वो पीक पे पहुंचा था 2008 में, 6-7 से वो हिट, तो वो इम्पैक्ट हो गया था और कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैंने एक
एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में जॉब किया, जिसका मुझे आज तक कभी कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिला। उसमें वो प्रिंटर्स जो थे वो उनको रिपेयर करते थे, राइट। तो साइट पे से प्रिंटर आते थे, वो रिपेयर करते थे, तो मुझे 2000 रुपये महीना मिला करता था उसमें। तो 2006 हाँ, आपकी पहली सैलरी 2000 में 2000 रुपीज़। तो मैं सोचता था कि यार अब समय डीटीसी की बस में वो 2 रुपए 5 रुपए 7 रुपए वाले टिकट चला करते थे, राइट। तो मैं सोचता था कि यार मेरे 80 रुपए तो मेरे बन रहे हैं दिन के, राइट। उसमें से मैं कुछ 20 रुपए तो है बस में ही खर्च कर देता हूँ। फिर मेरे पास खाने के लिए कुछ मतलब कुछ भी नहीं बचता था। वो 2000 रुपए कुछ नहीं होते, राइट, यू नो, राइट। 2000 रुपए में कुछ नहीं होता। somehow I managed। 2-3 महीने काम किया मैंने, फिर मुझे लगा कि यार ये तो काम नहीं कर पाऊंगा मैं। तो फिर मैं और जॉब स्टार्ट ढूंढना शुरू किया। बस उस समय पे एक बीपीओ में सबसे टॉप पे जो चलते थे वो टेक्निकल स्किल्स चलते थे, कि टेक्निकल स्किल्स आपके जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, तो आप टेक्निकल सपोर्ट में लग जाते थे। तो मैं सोचता था यार टेक्निकल सपोर्ट में ट्राई करूँ, मुझे कुछ आता तो है नहीं, राइट। वो मुझे पूछेंगे नेटवर्किंग के लिए, मुझे वो भी नहीं आती क्योंकि मेरी ब्रांच नहीं थी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो मेरे को नेटवर्किंग का कोई दूर दूर तक आइडिया नहीं था। तो पहले मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए, वहाँ मैं रिजेक्ट हो गया। तो वहाँ पे कुछ 15,000 ऑफर कर रहे थे वो। तो मैंने कहा यार ये 15,000 वाली नहीं, तो चलो छोटी वाली देखते हैं। फिर मैं एक हिंदी के कॉल सेंटर में गया, वोडाफोन और एयरटेल के बहुत चलते थे उस टाइम पे। वहाँ पे भी रिजेक्ट कर दिया उन्होंने मुझे। अच्छा। कि आपको मतलब मैंने कहा यार हिंदी भी नहीं आती बोलनी है, इंग्लिश तो चलो नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती बोलनी। तो फिर मैं उनसे फीडबैक लेके, जनरली एचआर फीडबैक नहीं देते, मैं वहाँ बैठा रहता था जब तक वो मुझे फीडबैक नहीं दे देते। मेरा सीवी मैं वापस लेके आता था, उनसे फीडबैक लिखवा के लाता, वो चाहे कितना भी गार्बेज फीडबैक ले। तो मैं आता था, मैंने कहा जाना है तो कहीं बेटर जाऊँगा, मैं इसमें तो नहीं जा रहा। तो मैंने कुछ 2.5 महीने अपनी इंग्लिश पॉलिश की। पहले सोचा कहीं लाइक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लूँ कहीं पे। फिर वो लगा कि यार स्पीकिंग कोर्स में मेरे जो साथ के लोग होंगे उनको भी नहीं आती होगी, तो 2 फटीचर जो है वो एक मिलके कुछ अच्छा तो नहीं बना सकते। तो मैंने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। तो मैं जब फीडबैक लेके आता था तो मैं समझता था फीडबैक पे, थोड़ा बहुत सर्च करता था कि फीडबैक का क्या मतलब है, मदर टंग इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, और इंग्लिश कैसे अच्छी होनी चाहिए, डिक्शन कैसे अच्छा होना चाहिए। तो कॉम्स मेरे हिंदी के बहुत अच्छे थे, बट समहाउ कॉल सेंटर के लायक नहीं थे। हेलो सर वो वाले नहीं थे कॉम्स मेरे। तो धीरे धीरे मैं वो अपने इंग्लिश इम्प्रूव करने लगा, ठीक है। हर बार जाता था, रोज रिजेक्ट होके आता था, रोज फीडबैक लेके आता था, 2 दिन इम्प्रूव करता था। फाइनली आफ्टर 2.5 मंथ कुछ मैंने 60 इंटरव्यूज दे दिए थे 2.5 महीने में। उसके बाद मेरी एक जगह जॉब लगी HCL में, वहाँ से निकला। उसके बाद मैं टेक महिंद्रा में ज्वाइन किया, कुछ 5 साल रहा मैं टेक महिंद्रा में। उसके बाद एक्सेंचर में, जहाँ मुझे एनालिटिक्स का थोड़ा एक्सपोजर हुआ। उसके बाद से मैंने कुछ एक ब्रेक लिया कुछ 9 साल बाद, और फिर उसके बाद मैं एनालिटिक्स में पूरी तरीके से एक्टिव हो गया। तो वो वाज फनी टाइम। जब भी मैं जॉब चेंज करने की कोशिश करता था, एक रिसेशन जो था हिट हो जाता था। हाँ, काफी टाइम के साथ काफी चेंजेस आए हैं। जब मैं बात करता हूँ स्किल्स की, हमने बात की स्किल्स के लिए, डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आज के टाइम पे अगर कोई भी स्टूडेंट, इफ दे आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, किसी भी ब्रांच से हैं, उनके लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए स्किल इज रियली इंपॉर्टेंट टू जंप इन द मार्केट। मैं अगर अपने टाइम की बात करूं, बैक इन 2013, आपने अभी बात की बिग डेटा की, टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पास आउट इन 2013 फ्रॉम वेस्ट बंगाल से। मुझे उस टाइम पे बिग डेटा के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था, और आपने उस टाइम पे बिग डेटा पे काम शुरू कर दिया था। अब अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आप 2005 के पास आउट, 2013, फिर अभी के कुछ बैच निकल रहे हैं 24 में, एक बहुत बड़ा गैप मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर मैं टीयर 1 सिटी की बात करूँ, टीयर 2 सिटी एंड टीयर 3 सिटी की बात करूँ, तो एक बहुत बड़ा गैप है स्किल्स में। कुछ हद तक टीयर 1 सिटी के स्टूडेंट्स में फिर भी बहुत स्किल्स मिल जाते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग multiple options to learn. Right. But when I talk about tier 2 city and tier 3 city, they are even not able to get any kind of internship in any college. Sorry, in any company. उन्हें internship के भी options नहीं मिल पाते. Even they don't know how to jump for the internship, how to apply for the internship. तो एक बहुत बड़ा gap है. स्किल्स के मामले में सुधांशु, आप क्या बताना चाहेंगे? आपके टाइम से, it's been approx 20 years now, इस 20 साल में क्या आपको लग रहा है कितने चेंजेस आए हैं, एंड टेक्नोलॉजी किस तरीके से जो स्टूडेंट इसको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं बेसिकली?
तो आजकल मैं देखता हूँ ना स्टूडेंट, एक तो पहले तो उनको ना हर चीज एक हफ्ते में चाहिए, एक हफ्ते में मुझे आप एआई पढ़ा दो, 10 दिन में एआई पढ़ा दो। पहले तो ये एक वो है कि आपको अगर किसी चीज में मास्टर बनना है ना तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है, एकदम से तो नहीं हो रहा, ठीक है। एक तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ये है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पहले तो हम ये बात करें कि स्किल हम चूज कैसे करें। राइट। तो पहली चीज तो ये है कि अगर कोई चीज 30 घंटे में सीखी जा सकती है ना, तो आप ये सोचो कि 5 लाख लोग निकलने वाले हैं यूपी से, राइट। ये 5 लाख लोग 30 घंटा नहीं लगा सकते आपको कम्पीट करने के लिए, है ना। तो जिस चीज में अगर मेहनत नहीं लग रही है ना, उस चीज के तो वैल्यू है ही नहीं पहले तो अगर आप उसमें कुछ सर्च भी करने जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो काम करो ना जिसमें 6 महीने लगते हैं, क्योंकि कितने लोग होंगे 6 महीने डेडिकेटेडली लगाने वाले। जब आप निकलोगे बाहर तो आप वो, तो पहले तो स्किल आपको ये चूज करना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या है। अब मार्केट में देखो आने वाला टाइम जो है ना वो सिर्फ कुछ चीज़ों पे रहेगा। ये आजकल हम मोबाइल में रैम और देखते हैं और हार्ड डिस्क कितनी, ये सब चीज़ें ना यूं गायब हो जाएंगी। मेरे मोबाइल पर इस समय 250 Mbps की स्पीड आ रही है, डाउनलोड स्पीड, ठीक है। मुझे अगर एक 10 MB की फोटो या एक 50 MB की वीडियो या 100 MB की वीडियो डाउनलोड करनी है, कितना टाइम लगेगा मुझे? हाँ, जितनी देर में मैं उसको प्ले करूंगा उतनी देर में वो डाउनलोड हो जाएगी। आने वाला टाइम में सिर्फ 3-4 स्किल्स रह जाएंगे। एक क्लाउड टेक्नोलॉजी रह जाएगी, एक आपकी लिनक्स रह जाएगी जो ओपन सोर्स है, ठीक है, और उसके बाद एआई की टेक्नोलॉजीज रह जाएंगी। बाकी ये सारे कंप्यूटर्स जाने वाले हैं, इनमें रैम की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हार्ड डिस्क की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधे टाइप करोगे, डम टर्मिनल्स होंगे आपके पास, मोबाइल पे भी एक स्क्रीन होगा, सब कुछ क्लाउड में सेव होगा, ठीक है। तो अब बताने का पर्पस आपको ये है कि इन 3 चीज़ों में अगर आप कुछ कर सकते हो, ठीक है, ऑफ कोर्स सीखना आसान नहीं होगा, तो लोग भी कम होंगे, लोग कम होंगे तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। सैलरी ज़्यादा मिलेगी तो मान लो अगर लोग कम हैं तो अगर आपके पास मान लीजिए किसी चीज़ को इंटरव्यू को क्रॉस करने के लिए 80% मार्क्स चाहिए, अगर आपके 70 भी होंगे ना तब भी आपको लोग ले लेंगे, क्योंकि लोग हैं ही नहीं ना। तो आपको स्किल चूज करने के लिए पहले तो समझना पड़ेगा मार्केट में ट्रेंड क्या है। आज की डेट में जो इन्फॉर्मेशन टीयर 1 स्टूडेंट के पास है वही इन्फॉर्मेशन टीयर 2 स्टूडेंट के पास है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से, हाँ, टीयर 3 स्टूडेंट के पास भी है। पर उनको टीयर 2 और टीयर 3 स्टूडेंट कहाँ पे मात खाते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर कोई कोर्स महंगा है तो हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। कोई अगर अगर हमको कोर्स बता रहा है, कोई हमको 500 रुपए में कोई चीज देते तो हमारी 20 लाख की जॉब लग जाए। ये जो एटीट्यूड है ना, ये एक्चुअली उनको पीछे रखता है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि टीयर 2 और टीयर 3 में लोग जो है ना वो लेस कॉम्पिटिटिव है। मतलब हमारा दोस्त टाइम खराब कर रहा है तो हम भी खराब कर देते हैं। तो चलो तो बाइक पे जा रहा है, चलो मैं भी चल रहा हूँ। तुम ये नहीं समझ रहे हो कि आज जो टाइम तुम शार्पन करने में लगा दोगे ना स्किल, वो तुमको तुम्हारे दोस्त से कहीं आगे लेके चला जाएगा, ठीक है। तुमको अगर तुम उस 1 घंटे के टाइम में ये सर्च कर लेते कि कौन से स्किल्स मार्केट में चल रहे हैं, तो शायद तुम सिर्फ उस जॉब को अप्लाई करते जो तुम्हारे स्किल से मैच करती है, रादर देन कि कोई भी इंटर्नशिप की जॉब देखिए अप्लाई कर दिया and started on a very less package. हाँ, तो आपने क्या किया, आप किसी चीज में मास्टर तो हो नहीं, आप जेनेरिक स्टूडेंट हो। अब जब आप जेनेरिक स्टूडेंट हो तो आपको जेनेरिक जॉब मिल रही है, जेनेरिक जॉब मिल रही है तो आपका स्किल फिर डेवलप नहीं हो पा रहा। जब आपका स्किल डेवलप नहीं हो रहा है तो अगली जॉब भी आपको जेनेरिक मिल रही है, तो आप एक कांस्टेंट फेज में फंस जाते हो जहाँ पर आपको कभी भी कोई अच्छी सैलरी मिलेगी ही नहीं। इसीलिए टीयर 2 टीयर 3 स्टूडेंट जो हैं जब आते हैं मार्केट में तो वो लोग टीयर 1 के स्टूडेंट से कम पैकेज पे आते हैं, राइट। तो और उनको मतलब एक अंदर से गिल्ट रहता है। अभी मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली बोलूँगा क्या सही है क्या गलत है। जब मुझे पता ही नहीं है तो आपने जो बोल दिया मैं वो करूँगा, राइट। तो पहली चीज़ तो ये है कि सस्ता और इंस्टेंट नहीं देखना है कुछ भी, ठीक है। डिफिकल्ट अभी आप मुझे बोलो कि यार HTML में इंटर्नशिप है, लोग अभी मैं अगर जॉब निकाल दूँ कि HTML प्रोग्रामिंग करनी है ना, हज़ारों बच्चे आ जाएंगे जॉब करने के लिए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस HTML प्रोग्रामिंग में अगर वो 3 महीने लगा भी देंगे फिर आगे क्या। अप्लाई तो आज आप कर रहे हो, आज आपको 5,000 10,000 रुपये इंटर्नशिप मिल जाएगी। इस 30,000 रुपये के लिए आप जो 3 महीने का टाइम खराब कर दोगे ना, अगर आपने उसको अपने राइट स्किल में लगा दिया होता तो आप उसके 30-40% पे राइट स्किल पे पहुंच गए होते। वहां से अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं ना आगे के लिए, तो आपको जॉब मिलना आसान होता।
अभी हम क्या करते हैं, फ्रेशर के जॉब्स naukri.com पे लोग ये डालते हैं फ्रेशर यस एज अ की स्किल डालते हैं। फ्रेशर फ्रेशर होना स्किल नहीं है, राइट वो मजबूरी है तुम्हारी। बिल्कुल बिल्कुल तुम अगर वहां डालोगे ना कि मैं एज़्योर क्लाउड का एक्सपर्ट हूँ, मैंने 3 सर्टिफिकेशन ले रखे हैं, मजाल है कोई बंदा तुम्हें 4 लाख का पैकेज ऑफर करके चला जाए, वो तुमको बोलेगा सर 12-13 दे सकते हैं, हम इसके आगे दे नहीं पाएंगे। स्टेटमेंट में अंतर है ना, कि एक 4 का पैकेज है आना है आओ, और एक हो रहा है सर हम 12 से ज्यादा दे नहीं पाएंगे, आप आओगे क्या। ये स्टेटमेंट में जब फर्क आप इंटरव्यू में देखने लगोगे ना जिस दिन, उस दिन आपको समझ में आएगा कि स्किल की वैल्यू क्या होती है। तो स्किल लोग इंस्टेंट जो चूज कर रहे हैं वो नहीं चूज करना चाहिए। दूसरा, मार्केट देखो, जो पढ़ रहे हो वो ऑलरेडी इररिलेवेंट है, ठीक है। जो तुम पढ़ रहे हो ना उसको ऑलरेडी मतलब बिना बिना देखे मैं बता रहा हूँ आपको कि जो आप पढ़ रहे हैं ना वो ऑलरेडी इररिलेवेंट। दैट इज ओनली फॉर गेटिंग द डिग्री। कितनी कॉलेजेस में मैंने आईआईटी के लेक्चर, उसमें सॉरी आईआईटी बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर दिए हैं फैकल्टीज को ताकि ये लोग प्रोग्राम बना पाए, तब जाके उनका 1 साल बाद एआई का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे कॉलेजेस में मैं जाता हूँ ऐसे गेस्ट लेक्चर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कराए कि आप पहले फैकल्टीज को पढ़ाओ, वो बनाएंगे फिर फैकल्टीज। अब फैकल्टीज दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, ठीक है। हमारे जो कंट्री है उसमें मतलब एक टीचर होना मजबूरी है लोगों की, मजबूर होते हैं तब जाते हैं टीचर बनने, इंटरेस्ट से कोई नहीं जाता टीचर बनने। अगर आज भी उनको आईटी में जॉब मिलेगी ना, वो फट से अपनी जॉब छोड़ के ना आईटी में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो जो एक पैटर्न है ना, जो वो लीस्ट इंटरेस्टेड है, वो इम्पैक्ट स्टूडेंट पे भी आता है। कोई एंथुसियास्टिक जाएगा वहाँ पे सुबह। अभी मैं कॉलेज में गया, मैं सुबह 8:30 बजे से लेक्चर लेना शुरू किया, 4:30 बजे मैंने उनसे बोला कि आई नो कि 8 घंटे हो गए, ठीक है, एक टॉपिक और पढ़ते हैं ना, उसके बाद बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। तो वो सारे फैकल्टीज बैठे हुए थे और वो मुझसे ये बोल रहे हैं कि सर आप 4:30 बजे ये बोल रहे हो कि एक टॉपिक और पढ़ते हैं बहुत मजा आएगा, ये कैसे है। तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। आप मुझे एक 6 साल का बच्चा दोगे, मैं उसको स्टैटिस्टिक्स बता दूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, ठीक है। तो वो जो इम्पैक्ट है ना टीचर्स का स्टूडेंट पे, वो भी थोड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो उनकी जो अवेयरनेस है ना वो कम हो जाती है। अगर एक स्टूडेंट को ये बताया जाए कि यार ये 10 स्किल्स आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, और इन पे मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि आपको naukri.com पे जाओ, इसमें ये सर्च करो और 2 साल के बंदे को ये पैकेज मिल रहा है। फ्रेशर को नहीं दिखाऊंगा, फ्रेशर को लोग कुछ भी ऑफर करते हैं क्योंकि स्किल नहीं है ना उसके पास। पर 2 साल के बंदे को नहीं आप घुमा सकते क्योंकि वो 2 साल काम करके है। वो 2 साल की जो वर्किंग है ना उसकी, वो आपकी 8 साल की इंजीनियरिंग के बराबर है, ठीक है ना। तो वो जो 2 साल के बंदे को जो पैकेज मिल रहा है वो आपको भी मिल सकता है अगर आप वो सेम पैकेज, अगर आप वो सेम स्किल शो कर दो। पैकेज का मतलब लर्निंग पैकेज, अगर स्किल का पैकेज अगर आप शो कर दोगे, वो पैकेज आपको भी मिल सकता है एज ए फ्रेशर। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा स्किल क्या है। एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है जो अभी के टाइम पे आई गेस 80% 90% स्टूडेंट्स के साथ है। वो ये चैलेंज है कि दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी टू गेट द डिग्री फ्रॉम द कॉलेज एंड just after completion of the college or maybe साथ साथ कॉलेज के साथ साथ if they are trying to opt any other course like artificial intelligence पे जहाँ वो expertise लेना चाहें, skills gain करना चाहें जो आप कह रहे हैं, now it comes with a very good amount again, costly है and with time duration भी है उसमें कि आप 1 महीने में तो सीख नहीं सकते हैं। So definitely you need to start with minimum of 6 months of duration आपको देना होगा या 3 months of duration आपको देना पड़ेगा। वो एक चैलेंज आता है स्टूडेंट्स के साथ में और उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी अगर मैं करूं तो डेफिनेटली आज के टाइम पे 80-90% जो प्रोफेशनल कोर्स में हैं स्टूडेंट, दे लुक फॉर द बेस्ट जॉब इन द मार्केट। ये एक बहुत बड़ा गैप है। एक तरफ उनकी डिज़ायर है दैट दे वांट टू वर्क विद डेफिनेटली एमएनसी कंपनी में, बहुत अच्छा पैकेज लग जाए, एक अच्छा सा केबिन मिल जाए, ये ड्रीम होता है हर किसी का, हमारा भी था। एट द सेम टाइम वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, दे आर हैविंग tight hand, they don't want to spend more because they're having some limitation. उस situation को आप उसके लिए कुछ बता सकते हैं how we can work on this? तो बहुत मतलब आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट दिस बट देखो मैं बहुत ना, मतलब जो स्टूडेंट का भी लेवल है ना, मैं बहुत नीचे था। मैंने कभी प्रोग्रामिंग को हाथ नहीं लगाया था, मतलब मुझे चिढ़ थी प्रोग्रामिंग से, ठीक है। पर एक टाइम के बाद ना मुझे लगा कि मैं अपनी खुद की सोच से ना आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मुझे प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हुआ, राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब आज का जो टाइम है ना, मतलब इंफॉर्मेशन ना बिखरी पड़ी है। मैं जो बताता हूँ वो सेम इंफॉर्मेशन MIT के लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। 1 घंटे का लेक्चर है, आपने 2x करके देख लिया, 1.5x लेक्चर देखना, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेक्चर को समझना इम्पोर्टेंट था। क्या आपने उस लेक्चर को 5 बार देखा, क्या उस प्रोफेसर की हर बात आपको समझ में आ गई? तो जो आजकल की जनरेशन है ना, वही क्विक वाला फंड है, राइट, इनको 2 घंटे में सब कुछ समझ लेना है, राइट। मैंने कितनी बार वीडियोस को बैक एंड फोर्थ करके देखा है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका आज मेरे को अगर एक एक 90 बिलियन कंपनी जो है अपने यहाँ मैनेजर्स और लीडर्स को ट्रेन करने के लिए बुला रही है और वो बोल रही है कि 8 घंटे पढ़ा के जाओ, तो मैंने 8 घंटे की पढ़ाई नहीं की है, मैंने 800 घंटे लगाए हैं उसमें, तब मैं एक्सपर्ट बना हूं। तो मुझसे वो लेफ्ट राइट सेंटर जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैं हर चीज का आंसर देता हूँ, बिकॉज आई एम एक्सपर्ट, आई नो हाउ आई बिकम एक्सपर्ट। तो प्रॉब्लम ये है लोगों के साथ कि उनको लगता है कि देखो सारी चीजें पेड नहीं होती हैं, ठीक है। आप अगर एक मेंटर चूज कर लोगे ना, वो भी आपको बता देगा, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा मेंटर, राइट मेंटर, एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर आपको एक मेंटरशिप मिल जाए सही, ठीक है, जो आपको गाइड कर सके, अच्छा मेंटर फ्री नहीं मिलेगा आपको। कोई भी अच्छा आदमी स्किल्ड है वो, तो वो क्यों आपको टाइम देगा, नहीं, कहीं ना कहीं कर रहा होगा ना काम, वो क्यों आएगा आपको पैसा आपको बताने के लिए, वो फ्री नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 30-40% भी खुद से कर लेते हो ना, मेंटर को भी पढ़ाने में मजा आता है जब उसका करने वाला बंदा अच्छा हो, तो आप एक मेंटर चूज कर लो जो आपको फ्री के रिसोर्सेज बताए, जहाँ से आप चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पहला तो कि कोर्स जरूरी नहीं है कि महंगा है तभी अच्छा है, पढ़ाने वाला आपको कौन है, वो कितनी शिद्दत से पढ़ा रहा है आपको, कितनी कोशिश कर रहा है आपको कि समझाने के लिए कि क्या ज़रूरी है मार्केट में क्या नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे कोर्सेज आजकल मैं देखता हूँ 2 साल एक्सपीरियंस हुआ है AI में और वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं एक्स्ट्रा मनी के लिए। तो आप सोचो जब 2 साल में आपने क्या ही देख लिया है, कितना काम ही कर लिया है आपने, खुद आप बहुत एक लेवल पे हो जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस नहीं है, तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं सकते। तो मैं बहुत सारी बातें कह रहा हूँ यहाँ पे, मुझे पता है, पर मैं इसको कंबाइन करता हूँ। पहला, सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है, PDF, YouTube, Udemy 500 रुपये में मिल जाता है। Udemy पे बहुत अच्छा कंटेंट नहीं है एक्चुअली, बहुत ही प्रोफेशनली कूड़ा किया हुआ है बहुत सारी चीज़ें, बहुत मतलब कुछ ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं बट सारे ट्रेनर्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है। वो लोग कोर्स को कोर्स की तरह लेते हैं अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो YouTube पे बहुत अच्छा कंटेंट है, Udemy पे कुछ बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, पढ़ाने वाला आपको देखना चाहिए प्रोफाइल कौन सा है, तो बहुत कम में भी आप सीख सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आप बिना मेंटर के नहीं समझ सकते, ठीक है। अगर आप मेंटरशिप लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करो, आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करने के लिए और उसको समझने के लिए, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो दूसरा चीज़, आजकल लोग, क्योंकि मेरे दोस्त ने वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स ले लिया है तो मैं भी कोर्स ले लेता हूँ, ठीक है, चाहे उसने 5,000 रुपये खर्च किया। अगर आपको कोई 5,000 रुपये में यही सिखाएगा पर मंथ, तो शायद आप नहीं जाओगे, ठीक है। 5,000 रुपये इज़ नॉट अ चैलेंज। पहला चैलेंज है कि आपकी विलिंगनेस है क्या, दूसरा आप टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो क्या, ठीक है। तो आज के टाइम पे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना, जब आपके कॉलेज की फीस 1.5-2 लाख रुपए है ऑलरेडी, इट्स नॉट अ बिग चैलेंज। अगर उसका रिटर्न आपको 10 गुना मिल जाए, ठीक है, हाँ, इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ लाइफ। क्या आप जब जॉब चूज करते हो तो आप अपना वो स्किल डाल के देखते हो कि यार 1700 लोगों ने पहले अप्लाई कर दिया, एक अगर HR हैंडल कर रही होगी वो आपका CV, तो वो क्या 1700 रिज्यूम आपका रिज्यूम पड़ा होगा जिसमें लिखा है कि आप C++ जावा के एक्सपर्ट हो, ठीक है, और जाओ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, पहले तो आपका CV देके फिर शॉर्टलिस्ट कर लें, राइट। तो बड़ा मुश्किल है ये। तो लोगों को एक चीज पे तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द स्किल, ठीक है, देखो बेस्ट कौन पढ़ाता है, पैसे मत देखो, क्योंकि पैसा तो आज मान लो 5,000 रुपए की कुछ वैल्यू है, 10 साल बाद वो 5,000 की वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन जो आपके जॉब में इंक्रीमेंट मिलेंगे ना आपको, वो 1 महीने की सैलरी में जस्टिफाई हो जाएगा। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, 1 महीने की सैलरी, ठीक है। तो मेंटर चूज करो, राइट मेंटर चूज करो, सही बंदा चूज करो जो आपको सारी चीजें बता पाए, इन्वेस्ट करना सीखो अपने ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए कोई भी एक बंदा है
आज आप किसी 25-30 साल के जो एक्सपीरियंस बंदा है उससे आप पूछोगे तो वो बताएगा आपको कि उसने 23-24 साल तक कुछ इन्वेस्टमेंट किया, टाइम का, पैसे का, एफर्ट का, एजुकेशन का, राइट, दिमाग खराब किया, स्ट्रेस लिया, ठीक है, उसकी बदौलत वो जो भी खा रहा है, उसके बाद लोगों ने अपने आप पे इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है तो आपको इन्वेस्ट करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, टाइम इन्वेस्ट करो, एफर्ट इन्वेस्ट करो, और अगर जरूरत लगे तो पैसे इन्वेस्ट करो, बी इन द 1%, इन द टॉप 1% ऑफ द क्राउड एंड यू विल गेट द जॉब। कितने का जॉब चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिल सकती है जॉब। आपके पास ताकत है क्या वो स्किल चूज करने की, ठीक है? तो सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, आपको सही मेंटर, सही टॉपिक, सही स्किल, ठीक है, मार्केट की समझ और टाइम और विलिंगनेस टू लर्न, राइट, ये आपको सब कंबाइन जैसे हो जाएगा ना, कोई जॉब मुश्किल नहीं, कोई जॉब मुश्किल नहीं। It all depends on the what path you have chosen. Correct. Absolutely. I hope you got the answer for this, right? My answers are a little long, so. Thank you. Yeah. ओके सुधांशु, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछने वाला हूँ ये इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और हमारे ऑफिस में भी कई एम्प्लॉय ने हमसे पूछा है, और आज के टाइम पे जब मैं कहीं सेशन देने जाता हूँ किसी कॉलेज में वहाँ पे भी पूछा जाता है। सो आई कैन काउंट दिस क्वेश्चन एज अ हॉट टॉपिक फॉर टुडेज पॉडकास्ट। लोगों का ये कहना है कि AI इज नाउ इन द मार्केट, जॉब्स विल गो आउट ऑफ द मार्केट। तो AI के आने से हमारी जॉब इंडस्ट्री पे कितना बड़ा इम्पैक्ट है? सी, अगर मैं ये बोलूँ कि इम्पैक्ट नहीं है तो ये गलत होगा, ठीक है, इम्पैक्ट तो है, राइट, क्योंकि अभी कैसा हो रहा है कि आप एक स्किल अचीव करते हो और आप उस पर काम करना शुरू कर देते हो, तो लोगों ने मतलब AI को थोड़ा सा हाइप तो कर ही रखा है। कोई ये नहीं बोलता कि कार आ जाएगी तो आप पैदल चलना बंद कर दो, ठीक है, बट कार आने से आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, तो AI के आने से कुछ जॉब तो डेफिनेटली जाएंगी, राइट, जैसे वीडियो एडिटिंग की जॉब है, वेबसाइट डिजाइनिंग की जॉब है, जो, और मोस्टली वो जॉब जाएंगी ना जो लास्ट 10 साल में क्रिएट हुई है, मोस्टली उन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि डेटा का ऑटोमेशन, ये सब चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं AI से ऑलरेडी, राइट, तो जॉब पे तो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आपको वो ऑटोमेशन सीखना है अब एज ए स्किल, रादर देन आप ये सोचो कि मैं वेब डिजाइनिंग सीखूंगा, आप ये सोचो कि मैं एक क्लिक में वेबसाइट बना कैसे सकता हूँ, ये स्किल हो गया है। So is this possible? With one single click, can they create the website? Yes. With one With single click. one single click and few prompts. Few prompts. हाँ, मतलब Hardly 5 minutes. Hardly 5 minutes. 5 मिनट में वेबसाइट रेडी. 5 मिनट में वेबसाइट रेडी. Wow. तो जो काम आपको 3 दिन 4 दिन लगते थे या 5 दिन लगते थे, वो सब चीज़ें आपकी कुछ 5 मिनट में हो जाती हैं। या जो भी आप एडिटिंग करते थे, पिक्चर्स की एडिटिंग करते थे या जो वीडियोस की एडिटिंग करते थे, वो अब सिर्फ 5 या 10 मिनट का खेल रह गया। ऑल यू नीड टू डू इज कि पीछे से बैकग्राउंड हटा दो, इंग्लिश में आपने लिख दिया कि रिमूव द बैकग्राउंड फ्रॉम दिस एंड आई वांट अ कैसल एट द बैक एंड। मेरे लिंक्डइन पेज पे मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर कर रखी हैं जिसमें ये एडिटिंग करके दिखाई है जस्ट बाय टाइपिंग फ्यू प्रॉम्प्ट्स, और वो AI पीछे से कर देता है एंड इट इज सीमलेस, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया। तो ये सब जॉब्स तो जाएंगी, लास्ट 10 साल में जो क्रिएट हुई हैं वो सब जॉब्स जाएंगी, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको इक्विप्ड कर देंगी कि एक आदमी जो सिर्फ वीडियो एडिटिंग करता था, ठीक है, वो आदमी प्रॉम्प्ट की हेल्प से वो आदमी वीडियोस भी क्रिएट कर लेगा, एडिट भी कर लेगा, उनके कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज कर देगा, मतलब आपको AI स्किल ज़्यादा करेगा, राइट। तो एक आदमी कई सारी चीज़ें कर पाएगा। अब जर्नलिस्ट बनने का टाइम है AI में, राइट, मतलब AI एज ए स्किल पकड़े हैं आप, तो वो स्किल आपको सीखने का टाइम है रादर देन एक सिंगल स्किल पे डिपेंडेंट होने के। तो कुछ जॉब्स तो जाएंगी, बट कुछ जॉब्स जो जनरेट होंगी वो मोर स्किल्ड लोगों के लिए जनरेट होंगी। और हर बार कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो पुराने स्किल्स रिडंडेंट हो जाते हैं, जो लोग नए स्किल सीख के आगे बढ़ते हैं वही उस फील्ड में पायनियर हो जाते हैं। जब आपने बोला बहुत सी जॉब्स तो मार्केट से जाएंगी, तो इससे रिलेटेड मैं वो समझना चाहूँगा और अपने ऑडियंस को भी ये समझाना चाहूँगा, व्हाट आर द स्किल्स दैट इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड इन कमिंग टाइम, जिसके पीछे आज के टाइम के स्टूडेंट हो या कोई भी कॉर्पोरेट के लोग हैं जो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी या उस स्किल्स के पीछे ना जाएं। व्हाट आर सम, कैन यू सजेस्ट अस सम नेम ऑफ द स्किल्स? तो सबसे पहले तो एडिटिंग, राइट, आपको पता तो होना चाहिए एडिटिंग क्या है, पर आपको उस पर मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है, आप AI की हेल्प से कर सकते हो, राइट। तो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग की हम बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा
फोटोग्राफ जनरेशन, फोटोग्राफी जाएगी, फोटोग्राफी जाएगी, फोटोग्राफी भी चली जाएगी, ओके, राइट। तो आप आज सपोज मुझे किसी का एक बहुत अच्छा बिजनेस फोटोग्राफ दिखा, मैंने उसमें अपनी फेस लगा के मैंने अपना फोटोग्राफ बना लिया, राइट। तो मुझे वो बिजनेस फोटोग्राफी चलेगी, राइट। और जो शॉर्ट्स वगैरह होते हैं वो चले जाएंगे, राइट। दूसरा जो जिस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है वो है वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। तीसरा आया है कंटेंट क्रिएशन, और चौथा इम्पैक्ट जो धीरे धीरे एविडेंट हो रहा है वो मार्केटिंग पे। तो मार्केटिंग इवॉल्व हो जाएगी, मार्केटिंग में जो स्किल आज आप देख रहे हो वो नहीं रहेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो स्किल भी इवॉल्व हो जाएंगे। तो आपको कम लोगों की जरूरत पड़ेगी जो वो स्किल जानते हैं, रादर देन आपको एक पूरी टीम क्रिएट करने के। कुछ कोडिंग की जो बेसिक एक्सरसाइजेस थी, जैसे एक्सेल में जो काम करते थे लोग या एक्सेल की जो मास्टरी करते थे, वो सब चीज़ें रिडंडेंट हो जाएंगी धीरे धीरे। आपको बस डेटा पकड़ना है और आप एक्सेल से बात करोगे और एक्सेल आपको ग्राफ बना के दे देगा, राइट। तो आपको जो एक्सेल में मास्टरी करते थे, कोर्स करते थे, सर्टिफिकेशन करते थे, वो सब चीज़ें रिडंडेंट हो जाएंगी। बहुत हद तक कोडिंग की जॉब्स भी जा रही हैं, बहुत हद तक डेटा क्रिएशन की जॉब भी जा रही हैं, और जो मतलब जाने से मतलब है इम्पैक्ट आ गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे एआई से ये चीज़ कैसे जनरेट करनी है। जो काम करने में 15 घंटे लगा रहा था, क्या मैं वो काम 5 मिनट में पहले से बेटर कर सकता हूँ क्या? तो वो रिडंडेंट का मतलब है कि वो जॉब प्रोफाइल चला जाएगा, एक नया स्किल इवॉल्व होगा उसमें से, जो आपको बेटर और ज़्यादा काम करने के लिए इक्विप्ड कर देगा, राइट। और जो सबसे कुछ कंपनीज ऐसी थी जो यूएस में बच्चों को होमवर्क करवाती थी, ट्यूटर सर्विसेज देती थी, उस पर इम्पैक्ट आ गया। हाँ, तो वो इम्पैक्ट आ गया, बहुत तगड़ा। आज के टाइम पे अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूं, वी हैव ऑल द आंसर्स ऑन चैट जीपीटी, करेक्ट। एवरीवन इज कंटेंट राइटर, हमारे ऑफिस में भी हर कोई कंटेंट राइटर है आज के टाइम पे, वो वहां से कंटेंट। तो आपको चाहे कंटेंट राइटिंग आती हो या ना आती हो, आपको ये तो पता होता है कि मुझे चाहिए क्या। हाँ। और अगर आप उसे सही कम्युनिकेट कर पाते हो तो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, आप भी कंटेंट राइटर बन सकते हो। अभी हम बात करते हैं एक बार जनरेटिव एआई की। आज के टाइम पे बदलती हुई टेक्नोलॉजी, पहले एआई, नाउ जेन एआई, पता नहीं जेन एआई के बाद अब क्या आने वाला है। यू विल बी द वन हु कैन आंसर इट वेल। सो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेन एआई, जनरेटिव एआई, बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक मतलब बड़ा डोमेन है, जो पैटर्न पिक करके उस पैटर्न के बेसिस पे आपको आंसर्स देता था, ठीक है। जनरेटिव एआई उसका एक्सटेंशन है, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। सब कुछ लोगों को लगता है कि जनरेटिव एआई ही ट्रू एआई है, वो बहुत हद तक सही है एक्चुअल में। तो जनरेटिव एआई क्या करता है, सैम्पल्स पे काम करता है। सपोज मैं अगर आपको बोलूँ कि एक वेबसाइट है thispersondoesnotexist.com, अगर आप अभी खोलेंगे तो उसमें आपको एक इमेज दिखाई देगी और वो पर्सन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा। तो जनरेटिव एआई क्या करता है बेसिकली कि उसने 80,000 लोगों से, एक एग्जांपल दे रहा हूँ 80,000 का, 80,000 लोगों के फेस से छोटा छोटा सैंपल निकाला है और उस तरीके से उसको अटैच कर दिया कि एक पर्सन का फोटोग्राफ आया जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, विच इज ट्रू। तो मैं 80,000 फोटोग्राफ बना सकता हूँ 80,000 सैंपल से, और ज्यादा भी बना सकता हूँ, हाँ, विद इन फ्यू सेकंड्स, और वो किसी से मैच नहीं करेंगे, राइट। अब आपके फेस में और मेरे फेस में क्या अंतर है, राइट। मेरी नाक 4.2 सेंटीमीटर है, आपकी 4.3 सेंटीमीटर है, राइट। मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो अगर मैं आपके फेस पे 80,000 पॉइंट गिराऊं, राइट, और मैं हर पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट का एक कॉम्बिनेशन उठा के उससे एक नया इमेज बना दूं, तो और इस तरीके से बनाऊं कि कलर कॉम्बिनेशन, स्किन कलर, आई कलर, सब कुछ पैटर्न्स मैच हो जाए, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा ये पर्सन कौन है और क्या नहीं है। तो जनरेटिव एआई क्या करता है, बहुत सारे सैम्पल्स लेके उन सैम्पल्स की यूनिक कॉम्बिनेशन बनाता है और वो आपको देता है। तो अगर आप उसको बोलोगे कि मेरे लिए एक रिज्यूम डिज़ाइन कर दो, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे रिज्यूम्स में से पैटर्न उठाएगा और उस पैटर्न में से एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना के आपको प्रेजेंट कर देगा, राइट। इसीलिए हर बार जब आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर्स में जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, जो कंटेंट है, वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर बार वो सैम्पल क्रिएट कर रहा है, ओके। तो जनरेटिव एआई सैम्पलिंग क्रिएट करने में माहिर है, और इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे वीडियोस में जिससे उसने सीखा है, इमेजेस में, वो चीज़ों का इम्पैक्ट दिखता है। जनरेटिव एआई पे ये भी कहा जा रहा है कि जनरेटिव एआई विल रिप्लेस द ह्यूमन माइंड, कहाँ तक सच है? तो कुछ हद तक तो सच है ये। जैसे कैलकुलेटर ने आपकी कैलकुलेटिंग एबिलिटी को ख़त्म कर दिया, मोबाइल फ़ोन ने आपके नंबर्स को याद रखने की एबिलिटी को ख़त्म कर दिया, आज आपको 5 से ज़्यादा मोबाइल नंबर नहीं याद होंगे, ठीक है। ऐसे ही जनरेटिव एआई भी करेगा, ठीक
ठीक है, जनरेटिव एआई आपकी क्रिएटिविटी को मार देगा, राइट। तो आने वाले टाइम में जब जनरेटिव एआई ने सबकी क्रिएटिविटी को मार रखा है या खत्म कर दिया है, जिनके पास क्रिएटिविटी होगी वही सबसे बड़ा एसेट होगा, राइट। तो जो लोग जो दुनिया में क्रिएट नहीं हुआ है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जनरेटिव एआई क्या करेगा, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उससे सैंपल क्रिएट करेगा, राइट। आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया था जो पहले हुआ ही नहीं, तो आपका स्किल की वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लोग उसको पे करने के लिए भी सोचेंगे 10 बार। तो जनरेटिव एआई डेफिनेटली कुछ जॉब्स खत्म करेगा, जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप हर बार एक बंदे से टोल टैक्स लेते थे, ठीक है। आपने क्या किया, उसकी डिवाइस को कनेक्ट किया एक पीछे डेटाबेस से और ऑथेंटिकेट करा लिया और अमाउंट डिटेक्ट कर लिया, तो ये रिपीटेटिव जॉब है, ठीक है। बाहर की बहुत सारी कंट्रीज में टोल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उन्होंने ब्रिज पे एक RFID लगा दिया है, आप 160 की स्पीड से निकल जाओगे, आपका टोल डिटेक्ट हो जाएगा, आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर हम आपका टोल डिटेक्ट नहीं कर पाए तो ये हमारा लॉस है, मतलब हम अपनी डिवाइस इतनी एडवांस कर लेंगे कि आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से। या फिर मैं अगर बात करूं कि मुझे एक फेस जनरेट करना है, या मुझे, तो बहुत सारी चीज़ों में एआई जो है वो ऑलरेडी जो है वो काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो कुछ जॉब जो रिपीटेटिव जॉब है, जैसे बैंक में आप KYC करते हैं, अगर मैं एक ह्यूमन को वहाँ पे बोलूँ KYC करने के लिए, तो वो दिन में 30 KYC कर लेगा, बहुत सारे, राइट, 40 KYC कर लेगा। आप एआई को ये काम दो, 10,000 KYC करके देगा विद 98% एक्यूरेसी, ठीक है, और वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। 98% एक्यूरेसी से मुझे एक बहुत कमाल की बात याद आई, जो भी काफ़ी न्यूज़ में भी था कुछ टाइम पहले। लेट्स टॉक अबाउट डेविन। अभी डेविन एक सॉफ्टवेयर आया मार्केट में जिसके बारे में सबने जाना, यूएस की कंपनी ने लॉन्च किया इसे, और ऐसा कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उन्होंने, कुछ लोगों ने इस पे काफ़ी वीडियोस भी बनाए, काफ़ी पॉडकास्ट भी आया कि नाउ दिस विल रिप्लेस द सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द मार्केट, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो रही है, 98% की एक्यूरेसी आ रही है विद वेरी फ्यू मिनट्स ऑफ टाइम, वो डेविन पूरा क्रिएट कर दे रहा है। तो डेविन के बारे में आप क्या बताएंगे, क्या ये ऐसे और भी सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आ रहे हैं जो बिल्कुल सॉफ्टवेयर डेवलपर और इंजीनियर्स की जॉब मार्केट से खत्म कर देंगे? आ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। और काफ़ी हद तक जो मतलब हायरिंग है उन सारे डोमेन्स में कम होती चली आ रही है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक आदमी को मैंने बोला कि मुझे गड्ढा खोदना है, राइट, और उस आदमी ने उस काम को करने में 30 दिन लगा दिया, ठीक है। मैंने एक JBC की मशीन मंगाई और मैंने वो काम जो है 2 घंटे में करवा लिया, लेकिन उस बंदे का क्या, जो गड्ढा खोद रहा था, उसका जो स्किल था ना वो रिडंडेंट हो गया। अब उसको JBC चलाना सीखना पड़ेगा, ताकि वो जो 30 दिन का काम था बिना मेहनत के कम टाइम में कर ले, और पैसा उसको उतना ही मिले, क्योंकि गड्ढा खोदने का तो उतना ही पैसा मिलेगा ना, ठीक है। तो आपको ये समझना है, बिल्कुल वैसे ही जनरेटिव एआई का भी है, आपको ये समझना है कि काम तो वही होगा, अगर आपको वो टूल चलाना आता है जिससे जो काम हम 30 दिन में कर रहे थे वो आप 5 मिनट में करने लगो, या 10 मिनट में, या 1 घंटे में करने लगो, तो आपका जो स्किल है ना वो नीड्स टू बी, इट नीड्स सम काइंड ऑफ ट्रांसफरेंस। आपको अप स्किल होना है, जहाँ पे आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि क्या बनाना है, आपको ये टूल और पता होना चाहिए कि कैसे ये बना सकता है और इसकी लिमिटेशन क्या है और कहाँ पे मेरे एक्स्ट्रा इनपुट लगेंगे ताकि मैं ये काम कर सकूँ। तो जो स्किल है ना कभी वेस्ट नहीं होते, वो ट्रांसफर होते हैं हमेशा, राइट। तो मार्केट में ऑलरेडी टूल्स हैं, जॉब्स, जैसे मैंने पहले बोला कि लोग जर्नलिस्ट हो जाएंगे, आपको टूल आपको आता है, तो अगर मुझे आता है टूल तो मैं भी एज ए मैनेजर बैठ के कोडिंग कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे हायर करने की ज़रूरत नहीं है लोगों को, तो बहुत जल्दी ये चीज़ें ऑटोमेट होंगी, राइट। और लास्ट, मैंने जैसे बोला, लास्ट 10 साल में जो जॉब्स क्रिएट हुई हैं उनमें से बहुत सारी जॉब्स जाएंगी वापस। आज की यूथ जनरेशन, द यूथ जनरेशन ऑफ इंडिया या यूथ जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कैसे, कौन से प्लेटफॉर्म से और किस तरीके से वो अपने आप को रेडी करें सो दे विल हैव द बेटर स्किल्स फॉर टुमारो, मे बी कल के आने वाले मार्केट के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं? तो एआई सिर्फ अकेला ही काम नहीं करता है, एआई के बहुत सारे बहुत सारे सब डोमेन्स हैं, जैसे जनरेटिव एआई एक सब डोमेन है, मशीन लर्निंग सब डोमेन है, डेटा साइंस एक सब डोमेन है, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मैकेट्रॉनिक्स, बहुत सारी चीज़ों में बहुत एडवांसमेंट हो रहा है। आज की डेट में अगर आप को एआई अगर अच्छे से आती है और आप कंप्यूटर विजन इंजीनियर बन गए हो, राइट, एज ए फ्रेशर मैं बताता हूँ आपको 8 से 10 लाख का पैकेज कहीं नहीं गया है, बहुत बेसिक है ये,
मतलब अगर आपको बहुत अच्छे स्किल्स आते हैं 20-25 लाख तक भी पहुंच सकते हो अगर आपको एक्सेप्शनल स्किल्स आते हैं तो एआई में बहुत सारी चीज़ें तो एआई एज ए जर्नलिस्ट या एज ए जेनरिक सीखने की ज़रूरत नहीं है एआई के साथ आपको कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा कि मैं एआई की ये एप्लीकेशन में मास्टर हूँ डीप लर्निंग है जैसे कंप्यूटर विजन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है या मैं रोबोट्स बना सकता हूँ या आई कैन क्रिएट अ डिवाइस व्हिच कैन डू सर्टेन थिंग्स फॉर मी तो उसमें फोकस करना चाहिए जिस चीज़ में अभी दुनिया सोच भी नहीं रही है आप अगर वहाँ पे चले जाओगे तो कंपनीज आपको यूं ऐसे उठा लेंगे राइट आपको बोलेंगे कि हम आपको एक सिटी से शिफ्ट करने का 2 लाख रुपए दे रहे हैं आप वहाँ से शिफ्ट करो यहाँ पर आओ हम आपको पैकेज दे रहे हैं 15 लाख रुपए का आप हमारे यहाँ की जॉब करो तो इट्स वेरी इजी नाउ डेज टू फाइंड आउट द राइट टेक्नोलॉजी जो मार्केट में चल रही है देखो जिस पे लोगों ने कम अप्लाई किया है naukri.com पे जाओ सर्च करो लोग कौन कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं किस पे लोगों ने मतलब 1 महीने से जॉब आई हो 12 लोग ही अप्लाई कर पा रहे हैं मतलब नहीं मिल रहे ना उनको लोग इस एपिसोड को अब हम रैप अप करेंगे बट वन मोर लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव बिकॉज़ वी हैव टाइम लिमिटेशन तो एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए मुझसे होगा वो ये कि सपोज इफ अ पर्सन इज वर्किंग इन an IT firm on a position of maybe business analyst or maybe business development manager now because artificial intelligence is something which is in the demand of the market and in coming time if I talk about tomorrow's industry again ये demand में ही रहेगा अभी कुछ टाइम के लिए तो हम मान सकते हैं if a person who is doing business analyst or if he is BDM or some position holding अगर वो बंदा या वो एम्प्लॉय अपने आप को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालना चाह रहा है इस फील्ड में जॉब करना चाह रहा है हाउ हार्ड इज दिस हाउ मच टाइम ही हैज टू स्पेंड एंड कितने टाइम में ही विल गेट द फर्स्ट जॉब तो अगेन यहाँ पे मतलब एआई को ऐसे अगर ऐसे सब्जेक्ट टारगेट करोगे आप तो बहुत बड़ा है राइट तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको एआई एक्सपर्ट बनने में बट अगर आप एक माइक्रो निश सेलेक्ट कर लो एआई का कि मुझे एआई तो सीखना है बस मुझे कंप्यूटर विजन इंजीनियर बनना है राइट तो आप आई थिंक 2 से 3 महीने में राइट अगर आप सही कोडिंग कर लेते हो और आप सही प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेते हो तो और एक आदमी अगर डेडिकेटली काम कर रहा है तो 2 से 3 महीने में आप एक बहुत अच्छी जॉब मतलब बहुत अच्छी का मतलब है मैं बोलूँगा कि अगर कोई अगर ऑलरेडी 15-20 लाख रुपए पे है राइट तो वो बहुत अच्छी जॉब गेन कर सकता है 30 के आसपास बहुत आराम से पैकेज मिल सकता है मतलब ±5 कर सकते हैं बट बहुत अच्छे से इतना पैकेज मिल रहा है मार्केट में जहाँ पे लोगों की डिमांड है लोग कर पाते हैं जॉब अगेन थोड़ा सा एफर्ट पुट करना पड़ता है थोड़ा सा अपनी एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है और थोड़ा प्रोग्रामिंग में और लॉजिकल माइंड में ना यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको एक थोड़ा एक्सटेंशन बता दूं कि मैं ना ऑलरेडी एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं टेलीकॉम में हूँ मुझे एआई डोमेन में जाना है तो जो लोग भी देख रहे हैं ना उसको मैं ये बताता हूँ कि एआई डोमेन नहीं है एआई एक स्किल है राइट स्किल सीखा जा सकता है डोमेन चेंज नहीं किया जाता डोमेन को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है अगर आप टेलीकॉम में हो तो आप दूसरी टेलीकॉम कंपनी में इजीली जा सकते हो पर अगर आप टेलीकॉम से सोचोगे मैं मैन्युफैक्चरिंग में चला जाऊँ या टेलीकॉम से बीएफएसआई में चला जाऊँगा बहुत मुश्किल है ऐसे जाना शिफ्ट करना अगर आप स्किल के बेसिस पे कोई भी डोमेन शिफ्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो अगर आप स्किल में परफेक्ट हो तो आप कोई भी कंपनी में जॉब यू ले सकते हो स्किल में परफेक्शन होना चाहिए Perfect. Thank you so much, Sudhanshu. Thank you so much for coming here and being a part of the Changemaker show. आज के एपिसोड के लिए इतना ही. We will be coming up again for with new topics. हम आगे भी मिलेंगे. हमारे पास कई एपिसोड्स हैं. आगे हमें फिर मौका मिला. आप अगर हमें फिर से टाइम देना चाहें, हम फिर से बैठेंगे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हम जितनी भी बातें कर लें शायद अभी हमें कम लगे. तो we will try to catch you again और हम फिर से आपको दोबारा इनवाइट करना चाहेंगे द चेंजमेकर शो पे. एब्सोल्युटली Once again thank you very much for coming. सो गाइज़ हमारा आज का सेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में था और हम ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशंस लेके आने वाले हैं और आपको बहुत सारे को फाउंडर्स एंड डायरेक्टर्स से मिलवाने वाले हैं ऑन आवर प्लेटफॉर्म. सो गाइज़ सब्सक्राइब टू द चैनल वाइट बोर्ड फाउंडेशन एंड स्टे ट्यून एंड विल बी बैक वेरी सून.